Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ग्रेजुएट्स होते हैं जो सर्च करते रहते हैं अलग अलग फील्ड में अपने करियर को आजमाने के लिए। तो आज मैं बात करूंगी बैंकिंग सेक्टर में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के करियर की, उसके एग्ज़ाम्स की, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगती है, बैंकिंग सेक्टर में अगर हम करियर करते हैं तो हमें क्या सैलरी मिल सकती है, उसके फ़ायदे क्या है और बैंकिंग सेक्टर में काम करने के कॉन्स भी क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज भी क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं करियर सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि हमें पता है बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ही डिमांडिंग करियर सेक्टर होता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि इसकी जो एक ग्लैमरस थिंग है, जैसे कि हमें पता है कि इसमें हाई सैलरी मिलते हैं, तो उस हाई सैलरी को फैसिनेट होकर स्टूडेंट्स ये करियर चूज कर लेते हैं। लेकिन इस करियर के वो चक्कर लगाते रहते हैं और कई बार ऐसे होता है कि बैंकिंग सेक्टर में एंटर कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं होती है। दोस्तों अगर आप इसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने सारी एग्ज़ाम्स के डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब जैसे कि ग्रेजुएट प्रीफर करेंगे बैंकिंग सेक्टर को, दूसरे अदर पॉपुलर चॉइसेस में बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चॉइस हो गया है। अब बैंकिंग सेक्टर चूज़ क्यों करना चाहिए, वाई टू चूज़ अ बैंकिंग सेक्टर जॉब? तो इसकी एक बहुत ही खूबियाँ हैं जिनमें हम बैंकिंग सेक्टर को हमारे एज ए करियर को चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें मिलती है जॉब सिक्योरिटी बैंकिंग सेक्टर में। हमें इजीली फायर नहीं किया जाता जब तक हम कोई इलीगल या फिर अगेंस्ट द रूल्स काम नहीं करते। और ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है हमारी बैंकिंग सेक्टर का कि हमें वहाँ पर पूरी जॉब सिक्योरिटी मिलती है। उसी के साथ बैंकिंग सेक्टर में हमें ढेर सारी सैलरी भी मिलती है। अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक में लग जाते हैं तो हमारी सैलरी पैकेजेस जो होती हैं वो सैलरी पैकेजेस काफ़ी अच्छी होती हैं। और सैलरी पैकेजेस के साथ साथ ही हमें और भी पर्क्स एंजॉय करने को मिलते हैं, जैसे कि फ्री रेसिडेंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलता है, फ़ोन बिल्स भी फ्री में मिल जाते हैं। तो ये सारे पर्क्स भी हम एंजॉय कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को यहाँ बैंकिंग सेक्टर के लिए हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि आपको हॉलीडेज जो है वो हॉलीडेज भी काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में देखने मिलते हैं। अनलाइक कॉरपोरेट सेक्टर जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉलीडेज की थोड़ी सी मारामारी चलती है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपको नेशनल हॉलीडेज तो मिलते ही है, वीकेंड भी मिलता है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं और एश्योर्ड कर सकते हैं आपकी लॉन्ग लिस्ट हॉलीडेज़ की। तो ये वाला एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जिसमें हम हमारी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारा करियर भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे एडवांटेजियस बात इसमें है कि यहाँ पर एक एनवायरनमेंट हमें मिलता है जहाँ पर हम लर्न भी करते हैं, जहाँ पर हम सीखते हैं न्यू पॉलिसीज़ को, लोन या क्रेडिट स्कीम्स को, या फिर बहुत ही वाइड वैरायटी होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की या फिर बैंकिंग कामों की, बैंक के स्कीम्स की जो ऑफर्ड किए जाती है इंडिविजुअल्स को, कंपनीज़ को, फर्म्स को, इस्टेब्लिशमेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमें बैंकिंग सेक्टर की जॉब में सीखने भी मिलती है। तो लर्निंग कर्व जो होता है वो हमारी नॉलेज को एनहांस करता है और ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें बैंकिंग सेक्टर की जॉब को चूज़ करना चाहिए या फिर बैंकिंग सेक्टर में हमारी करियर करने को हमें चुनना चाहिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर हमें जॉब करना है तो कौन से स्किल्स है जो हमें रिक्वायर्ड है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में जब हम काम करेंगे तो हमें चाहिए कस्टमर डीलिंग। अब जैसे कि हमें पता है बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर्स आएंगे तो जो कस्टमर का एक्सेप्टेंस रहता है वो एक्सेप्टेंस की स्किल आप में होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर पीपल को मैनेजिंग करना या फिर टीम को एनकरेज करना या फिर पीपल को वर्क के लिए टुगेदर करना और गैदर करना और एक गुड बैंक मैनेजर की स्किल्स आप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कस्टमर डीलिंग की स्किल्स आप में चाहिए। उसी के साथ साथ आप एक पेशेंट लिसनर और पेशेंट एक्शन टेकर होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता है बैंकिंग सेक्टर में अक्सर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा रश कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खिचपिटी हो जाती है वहाँ पर।
तो उस समय पर आपके पेशेंस आपका साथ देंगे। अगर आपके पास पेशेंस है तो ये जॉब आप बखूबी निभा सकते हैं। तो बैंक एम्प्लॉय को हमेशा काम डाउन रहना चाहिए, उसे गुस्सा बहुत ही कम होना चाहिए, और कभी कभी जब इरिटेटिंग कस्टमर्स होते हैं तो उनके साथ जो उनको डीलिंग करनी है, उस डीलिंग में ये जो कामनेस है या फिर ये जो पेशेंस है, ये पेशेंस ही आपको काम देते हैं। तो बैंक सेक्टर में जॉब करने वाला कोई भी एम्प्लॉय हो, उसके पास पेशेंस रहना, कामनेस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसी के साथ जो बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला एम्प्लॉय है वो अच्छा होना चाहिए नंबर्स एंड अकाउंटिंग में। यानी कि जैसे कि हमें पता है बैंकिंग सेक्टर में न्यूमेरिकल काम ज़्यादा होता है, फिर या फिर न्यूमेरिकल हमें बातें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो फिर हम जो जो पीपल एंजॉय करते हैं नंबर्स के साथ खेलने के लिए, या फिर जो एंजॉय करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में खेलने के लिए, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो बैंकिंग सेक्टर जॉब को चुने। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जॉब में जो डेटा है या फिर जो काम होता है वो काम कम्प्लीटली न्यूमेरिकल एंड अकाउंटिंग बेसिस में होता है। तो ये वाली चीज़ होती है जहाँ पर आप नंबर्स और अकाउंटिंग में अच्छे होने चाहिए, आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास गुड एनालिटिकल स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि बैंकिंग करियर में अगर आप पोस्ट देखेंगे तो इकोनॉमिक एनालिसिस्ट की भी पोस्ट वहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आपके पास अच्छी एनालिटिकल स्किल्स है तो आप ये पोस्ट ले सकते हैं। अब जो बहुत सारे फिनेंस एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि अपकमिंग ईयर्स में बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो करेगा। ये हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर को एंड नहीं है, या फिर बैंकिंग सेक्टर कभी भी डूबने वाला नहीं है, इसमें हमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जहाँ पर हम यूथ्स को रिक्रूट कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए कई सारे फायदे हैं जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम जान सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर हमें बैंक में जॉब करना है तो हमें कौन सी एलिजिबिलिटी लगती है, यानी कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है हमारी बैंकिंग में जॉब करने की कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट जो है वो बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर सकता है। जनरली ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि कॉमर्स ग्रेजुएट ही बैंकिंग की एग्ज़ाम्स दे सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप BA, BSc, BTech, BCS, BCA किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ सबसे मेन क्राइटेरिया है कि आप इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लर्क बनने के लिए। अगर हम बैंक में क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या क्राइटेरिया लगता है। जनरली ये भी देखा जाता है कि बैंक सेक्टर्स में जब हम एंटर करते हैं तो 10+2 यानी कि 12th के बाद भी बैंकिंग सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी पोस्ट पर काम करना है और अच्छी सैलरी को अगर आपको अटेंड करना है तो आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है अगर आप क्लेरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब किसी बैंक में जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, वो 10+2 का भी होता है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है कैंडिडेट की अप्लाई करने के लिए वो होती है 25 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स से कम। तो अप टू 25 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री कोर्स हो जिसमें आपने एक्सेलेंट प्रैक्टिकल नॉलेज आपने लिया हो या फिर हायर किया हो, तो उस कैंडिडेट को भी 18 ईयर्स से 28 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है और 28 ईयर्स तक आपको बैंक सेक्टर में जॉब मिल जाती है। उसी के साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन की लिमिट SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को मिल जाती है, और एनी अदर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये एज लिमिट की रिलैक्सेशन जो है वो एज लिमिट की रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो होती है वो सैलरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एंट्री लेवल के क्लर्क्स को अराउंड 1,40,000 पर एनम की सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लर्क बनने के लिए। मैं सारी एग्ज़ाम्स को भी डिटेल में बताने वाली हूँ और उन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी मैं अलग से बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोग बस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो ये है बैंक क्लर्क बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बैंक PO बनने के लिए। PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। तो इसमें जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया का,
उसी के साथ साथ अगर उसके प्रोबेशन ऑफिसर बनना है तो उस कैंडिडेट की एज जो है वो एटलीस्ट 21 ईयर्स की होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स की है। तो 30 ईयर्स तक कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है पीओ की एग्ज़ाम के लिए। अब कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसकी जो मार्किंग है वो 55% से 65% तक के एग्रीगेट मार्क मिलने चाहिए। कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो अपनी अपनी एग्ज़ाम्स लेते हैं और वहाँ पर मार्क्स का कोई भी रूल अलाउड नहीं है कि जितने भी मार्क्स हो आप एलिजिबल हो जाते हैं। कैंडिडेट्स जिनके पास गुड नॉलेज है कंप्यूटर्स का, स्पेशली एमएस ऑफिस का, वो बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर में बैंक पीओ की जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख रुपीज़ होती है पर एनम की, और बैंक पीओज जो है वो जनरली 50,000 पर मंथ तक भी सैलरी को अर्न कर सकते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आफ्टर ग्रेजुएशन का, यानी कि जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि 10+2 के बाद भी आप कर सकते हैं क्लर्क की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हम ऐसे बात करेंगे जहाँ पर हम आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं, या फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है। अब सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल है। आप वैरायटी ऑफ बैंकिंग कोर्सेज ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अब ये जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज कर सकते हैं उसमें से हम पहले बात करेंगे मास्टर्स कोर्स की, यानी कि 2 इयर्स का आपको मास्टर कोर्स बैंकिंग सेक्टर में करने आ सकता है। अब इसमें एमबीए है या फिर पीजीडीबीएम प्रोग्राम है या फिर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो इसमें आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट के बाद आपको अगर एमबीए के लिए या फिर इस पीजीडीबीएम कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो एक मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जैसे कि कैट, हमारी इंडिया में कैट एग्ज़ाम के तहत हम एमबीए को एडमिशन्स ले लेते हैं, तो उस एग्ज़ाम को पास आउट करना ज़रूरी हो जाता है। अब जो शॉर्ट टर्म पीजी डिप्लोमा कोर्सेज बैंकिंग कोर्सेज अवेलेबल है उसको भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसको भी एडमिशन लेने के लिए आपको एक एप्टीट्यूड देनी पड़ती है जो इंस्टीट्यूट अपने अपने हिसाब से लेते हैं, और उस टेस्ट को पास करके आप इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं या फिर एलिजिबल हो सकते हैं। कई सारे सर्टिफिकेट बैंकिंग प्रोग्राम्स भी है जिनकी लिस्ट मैं आगे दी है मैंने, जिसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी मैं एक बेसिक एलिजिबिलिटी आपको बता रही हूँ कि सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है, और कुछ कॉलेजेस जो है वो एग्रीगेट 50% मार्क्स को डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। सिलेक्शन जो होता है इसमें वो होता है पर्सनल इंटरव्यू की बेसिस पर। फ्यू इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है एंट्रेंस टेस्ट के तहत। तो ये होता है हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक जॉब्स के लिए। इसके ऊपर हम फिर से डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारी बैंक जॉब की लिस्ट को, यानी कि हमारे अगर ग्रेजुएट्स है तो उन ग्रेजुएट्स को कौन से बैंक जॉब्स है जो जिनमें वो काम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि बैंक जॉब में सबसे पहले नाम आता है एसबीआई की एग्ज़ाम का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम का। तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एसबीआई की एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर के टाइम पर, या फिर आप ग्रेजुएट होने के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई पीओ के लिए। अब एसबीआई जो है, यानी कि एसबीआई पीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कंडक्ट करती है वेरियस एग्जामिनेशन और रिक्रूट करती है प्रोबेशनरी ऑफिसर को, या फिर जूनियर एसोसिएट क्लर्क को, या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर को। तो ये वेरियस ब्रांचेस, एसबीआई के वेरियस ब्रांचेस में इन्हें रिक्रूट किया जाता है। वहाँ पर एक सेपरेट एग्जामिनेशन होती है सारी रिक्रूटमेंट्स के लिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ यानी कि बहुत रिप्यूटेड बैंक्स जो होती हैं जिनमें जॉब होता है वो ग्रेजुएट को एस्पायरेंट करती हैं एसबीआई पीओ में। और ये जो एस्पायरेंट्स होते हैं ये किसी भी फील्ड से इनवाइट किए जा सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने कहा सिर्फ कॉमर्स के लोग नहीं, तो आर्ट्स, साइंस या फिर किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन होता है वो नोटिफिकेशन मिलता है अप्रैल में, यानी कि टेंटेटिवली अप्रैल के मंथ में एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है। उसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है उस सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स आते हैं, यानी कि पहले आपको प्रीलिम्स देने पड़ते हैं, फिर मेंस की एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, और अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम्स पास हो जाते हैं तो आपको एक इंटरव्यू की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद आपको रिक्रूट किया जाता है।
एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो एज लिमिट है वो है एटलीस्ट 21 ईयर्स के आप होने चाहिए और अपर एज लिमिट जो है वो है 30 ईयर्स की। तो आप इस तरह से एसबीआई पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एसबीआई के अंडर जो एग्ज़ाम आती है वो होती है एसबीआई एसओ। एसबीआई एसओ का मतलब होता है एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी 3 स्टेज रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें कैंडिडेट का एक्सेलेंस जो है उसकी फील्ड में, उसकी वर्क में, उसकी बैंक में उसे एनालाइज किया जाता है। अब इस फील्ड में जो जॉब ओरिएंटेशन होता है वो रिलेवेंट होता है, लाइक आईटी, एचआर, मार्केटिंग, लॉ, राजभाषा या फिर एग्रीकल्चर में, और वो इन सारी चीज़ों को लेकर ही एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना होता है उनको। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी कहा, आईटी में, लॉ में, एग्रीकल्चर में, और इन स्ट्रीम में ही उनका ग्रेजुएशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर इन स्ट्रीम में वो अगर एमबीए करते हैं तो उनके लिए भी एसबीआई एसओ की एग्ज़ाम को आप देख सकते हैं। अब एसबीआई एसओ की एग्ज़ाम जो होती है उसका नोटिफिकेशन ईयर में कभी भी निकाला जा सकता है। उसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है वो भी 3 स्टेप प्रोसीजर है, जैसे कि आपको प्रीलिम्स देनी पड़ेगी, फिर आपको मेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मेंस में आपकी एक प्रोफेशनल टेस्ट ली जाती है और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करने पड़ते हैं। और जो अदर पोस्ट होती हैं उनमें सिर्फ इंटरव्यू और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को ही काउंट किया जाता है। एसबीआई एसओ की एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट जो है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपकी एज लिमिट जो है वो डिसाइड की जाती है। अब एसबीआई की जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की। अब एसबीआई जो है वो एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करता है, जिसमें वो जूनियर एसोसिएट को वेरियस ब्रांचेस में रिक्रूट कर देता है। अब ये जो है एक ग्रास रूट लेवल की एग्जामिनेशन होती है, जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं। एक एलपीटी होती है, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर ली जाती है। अब इसका जो नोटिफिकेशन मिलता है वो नोटिफिकेशन जनरली आता है जनवरी में। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है इसमें भी स्टेप्स होती हैं, जैसे कि प्रीलिम्स आपको देना पड़ता है, फिर मेंस आपको देनी पड़ती है और उसको फॉलो करना पड़ता है एलपीटी टेस्ट के साथ, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के साथ। और इसकी जो एज लिमिट होती है वो एज लिमिट है 20 to 28 ईयर्स, यानी कि अपर एज लिमिट है अप टू 28 ईयर्स। तो इस तरह से आप एसबीआई के एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसबीआई की एग्ज़ाम के बाद हमारी जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड एग्जामिनेशन होती है आईबीपीएस एग्ज़ाम की। अब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस एग्ज़ाम की। आईबीपीएस जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटिंग बॉडी है जो कंडक्ट करता है वेरियस एग्जामिनेशन को और रिक्रूट करता है एलिजिबल कैंडिडेट्स को वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, रीजनल बैंक्स के लिए। इसमें क्लर्क्स होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट्स भी होते हैं। और ये जो पोस्ट्स होती हैं इनके लिए आईबीपीएस अलग अलग तरह की एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम की। अब आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट की जाती है प्रोबेशनरी ऑफिसर को रिक्रूट करने के लिए हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंक के लिए। अब ये जो एग्ज़ाम होती है वो कंडक्ट की जाती है हर साल, यानी कि एवरी ईयर एक एग्ज़ाम होती है। और कैंडिडेट जो होता है वो कैंडिडेट को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। अब आईबीपीएस पीओ की एग्ज़ामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो जनरली निकलता है अगस्त या सितंबर की मंथ में। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है इसमें पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, फिर आपको मेंस की एग्ज़ाम देनी होती है। अगर ये दोनों एग्ज़ाम्स आप पास आउट कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू को फेस करना पड़ता है। आपकी जो एज लिमिट होगी आईबीपीएस पीओ की एग्ज़ाम को अप्लाई करने की वो होगी 20 to 30 ईयर्स की। अपर लिमिट जो है वो 30 ईयर्स की है। इस तरह से आप आईबीपीएस पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आईबीपीएस की दूसरी एग्ज़ाम है जो है आईबीपीएस एसओ। अब आईबीपीएस कंडक्ट करता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम ओरिएंटेड जॉब फील्ड के लिए। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं आईटी में, लॉ में, एग्रीकल्चर में, जिनके लिए उनकी फील्ड में उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आईबीपीएस एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन है वो निकलते हैं जनरली अक्टूबर या नवंबर के मंथ में। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होती है उसमें आपको प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस
क्लियर करना होगा और बाद में इंटरव्यू को फेस करना होगा। इसकी भी एज लिमिट जो है वो 20 to 30 ईयर्स की है। अब हम बात करेंगे IBPS क्लर्क की एग्ज़ाम की। अब ये जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम होती है ग्रेजुएट्स में, जो IBPS क्लर्क की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब ये जो है ये 2 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हम एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर कर देते हैं ऑन ग्रास रूट लेवल पर। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी सितंबर टू अक्टूबर की मंथ में निकलता है, और सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करना होता है, और साथ ही साथ ELPT भी देनी होती है, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी देना होता है। इसकी जो एज लिमिट है वो है 20 to 28 ईयर्स की। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स की रहेगी IBPS क्लर्क के लिए। तो इस तरह से आप IBPS क्लर्क के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम है IBPS RRB। अब IBPS जो है वो कंडक्ट करता है RRB रिक्रूटमेंट को। अब ये जो RRB है वो होता है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर बोथ क्लर्क और ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है अक्रॉस द इंडिया। अब किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर को प्रोफिशिएंसी अगर होगी उसकी लोकल लैंग्वेज में, तो उसे अप्लाई करना ईजी हो जाता है RRB एग्ज़ाम के लिए। क्लर्क और ऑफिसर पोस्ट जो है वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस से सेलेक्ट किए जाते हैं। अब क्लर्क की जो पोस्ट होती है यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की, उसकी जो एज लिमिट होती है वो 18 to 28 ईयर्स की। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होती है उसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की एग्जामिनेशन देना होता है। तो इस तरह से आप रीजनल रूरल बैंक्स के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। उसी के साथ अगर आप असिस्टेंट मैनेजमेंट यानी कि ऑफिस कैडर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 ईयर्स की, और उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है प्रीलिम्स, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा, और जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स की। तो इस तरह से आप IBPS रीजनल रूरल बैंक्स में भी काम कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस सेक्टर है, जहाँ पर हम बैंकिंग सेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर अपना करियर को आजमा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन हम देखेंगे उसमें हम बात करेंगे नाबार्ड की। अब नाबार्ड जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जो कंडक्ट करता है असिस्टेंट ग्रेड A और ग्रेड B की एग्ज़ाम को, और रिक्रूट करता है ग्रेजुएट्स को। अब यहाँ पर वेरियस पोस्ट होती है नाबार्ड ग्रेड A की, नाबार्ड ग्रेड B की, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की और नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट की। तो इस तरह से नाबार्ड की भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, और वहाँ पर आपको करियर आजमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे RBI असिस्टेंट की। अब RBI असिस्टेंट जो है एक वन ऑफ द रिप्यूटेड जॉब माना जाता है, जहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत। अब RBI असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन होती है एग्ज़ाम की, वो ईयर में किसी भी टाइम पर दी जाती है। उसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है उसमें प्रीलिम्स होते हैं, मेन एग्ज़ाम होती है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होती है। एज लिमिट जो होती है वो 20 to 28 ईयर्स की होती है इसमें। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे RBI ग्रेड B की एग्ज़ाम की। अब एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब होता है बैंकिंग सेक्टर का, जो होता है RBI ग्रेड B, जो डिमांड करता है फुल लेंथ स्ट्रैटेजी को। यहाँ पर 3 स्टेज रिक्रूटमेंट होता है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होती है हमारी बैंकिंग सेक्टर की। अब इसके जो नोटिफिकेशन है वो आते हैं जुलाई या फिर एनी अदर टाइम एग्जामिनेशन के टाइम पे। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है इसमें भी आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ को फेस करना पड़ता है, और आपकी जो एज लिमिट होती है उस एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स की। तो ये जो सारी एग्ज़ाम्स है दोस्तों, ये सारी एग्ज़ाम सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है तो यहाँ पर काफ़ी टफ लेवल का कंपटीशन होता है, क्योंकि अक्रॉस द इंडिया स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई करते हैं। अभी अभी हम देख रहे हैं कि इंजीनियर्स का ज़्यादा डिमांड है बैंकिंग सेक्टर को, और इंजीनियर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल में काफ़ी शार्प होते हैं, तो जो BA BCom के स्टूडेंट्स हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये वाला कंपटीशन ध्यान में रख के भी आपको ज़्यादा तैयारी करनी होती है बैंक सेक्टर में अपने करियर को आजमाने के लिए, क्योंकि इनकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं ये
बेसिक एग्जामिनेशन ये काफ़ी टफ होती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें तो सैलरी पैकेज जो है वो सैलरी पैकेजेस बहुत हाई मिलते हैं, और अगर आपको ये बेनिफिट एंजॉय करना है तो आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार अगर आप ये एग्जामिनेशन को क्रॉस कर लेते हैं, ये एग्जामिनेशन को फुलफिल कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है दोस्तों, और आपका काम बन जाता है। तो इन सारी एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम्स विदाउट प्रिपरेशन या विदाउट स्टडीज आप नहीं कर सकते। किसी अगर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के साथ अगर आप इसको रिलेट कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर में अगर आगे बढ़ना है तो आपको तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर आजमाने के लिए आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि काफ़ी सारे डिग्री कोर्सेस आप बैंकिंग कोर्सेस में कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के कोर्सेस हैं जिनमें आप बैंकिंग और फिनांस को स्पेशलाइज्ड करके, बैंकिंग मैनेजमेंट को स्पेशलाइज करके, बैंकिंग या इंश्योरेंस को स्पेशलाइजेशन में लेके आप आपका डिग्री कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप आपका डिग्री कोर्स बैंकिंग को फोकस करके या फिर बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन लेकर करते हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करने के लिए एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है। डिग्री कोर्सेज के साथ साथ आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है बैंकिंग में, जिसमें जनरल डिप्लोमा कोर्सेज और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज बैंकिंग में, बैंकिंग एंड फिनांस में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, बैंकिंग मैनेजमेंट में, होम लोन एडवाइजिंग में, कई सारे सेक्टर्स में, यानी कि डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कई सारे इसमें आपको डिप्लोमा कोर्सेज जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बने हैं वो अवेलेबल है, जहां पर आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं या फिर आप वो डिग्री लेकर बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, इसी के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है, जो करने से आप बैंकिंग सेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं इसमें जनरल सर्टिफिकेट कोर्स और एडवांस लेवल सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, जिसमें आप बैंकिंग को फोकस करते हैं और बैंकिंग मैनेजमेंट में अपने एक्सेलेंस को बढ़ाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद भी आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है या फिर होल्ड मिल जाता है बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए। जनरली प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हो तो इन सारी कोर्सेज का फ़ायदा आपको हो सकता है आपकी प्राइवेट सेक्टर में एंटर करने के लिए। तो दोस्तों ये कई सारे कोर्सेज हैं, अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैसेज भेज दीजिए मुझे, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि हमारी जो सैलरी स्कोप होती है वो सैलरी स्कोप बैंक कोर्सेज में कैसी होती है। तो मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू सैलरी वेज, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जब हम देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में कई ज़्यादा सैलरी हमें देखने मिलती है। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो सैलरी पैकेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 लाख से लेकर 12 लाख पर एनम तक। उनकी जो स्किल्स है उस स्किल पर डिपेंड करती है उनकी सैलरी पैकेज, और उसके ऊपर उनकी सैलरी भी डिसाइड होती है। तो आप जो फ्रेशली एंटर कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में वो 5 लाख रुपीज़ पर एनम को भी ग्रैब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको अगर पीओ में इंटरेस्ट है या फिर पीओ की एग्जामिनेशन को आप अगर पास आउट करके बैंकिंग सेक्टर में एंटर करते हैं तो नेशनलाइज बैंक में आपका काम बन जाता है, और नेशनलाइज बैंक में जाते हैं तो उसका जो सैलरी पैकेज होता है वो वैरी होता है, लेकिन जनरली 3.6 लाख to 4 लाख पर एनम तक आपको सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में मिल जाता है। एसबीआई जो है वो ऑफर करती है सैलरीज 5 लाख पर एनम तक भी। तो सैलरी पैकेजेस जो है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं बैंकिंग सेक्टर में। उसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्सेज को अप्लाई किया है और सर्टिफिकेट कोर्सेज को बेस रख के बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर आजमा रहे हैं, अगर वो इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें पैकेज मिलता है 2.5 लाख से 3.5 लाख पर एनम तक का। यानी कि दोस्तों आप कुछ भी कीजिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो सैलरी अच्छी खासी आपको मिलेगी और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी सी बन जाएगी। तो ये सारी बातें हैं हमारी बैंकिंग सेक्टर में करियर करने वालों के लिए। इसी के साथ मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो जितना दिख रहा है ग्लैमरस, उसी के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब हम बात करेंगे कॉन्स की, जो कि हमारी बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है वर्क प्रेशर का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब एक्सपेक्ट करते हैं हम वो हमारे
टारगेट को कंप्लीट करने का जॉब होता है, यानी कि आपको टारगेट दिया हुआ होता है और उस टारगेट को कंप्लीट करना आपका जॉब होता है। और एक वन ऑफ द हेक्टिक वर्क प्लेस होता है बैंक सेक्टर, जहाँ पर वर्क का या फिर टारगेट अचीव करने का जो प्रेशर होता है वो हर एम्प्लॉय के सर पर हमें देखने मिलता है। तो ये एक कौन है बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए। उसी के साथ साथ एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है बैंकिंग सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा देखने मिलता है, वो है हमारा टेक्नोलॉजी का। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है जिसके ऊपर हमें काम करना होता है वो अवेलेबल नहीं होती है ईजीली, और उसकी वजह से ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस बन जाता है काम करने के लिए। उसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में सर्टेनिटी नहीं होती है आपकी जॉब की लोकेशन की, यानी कि आपकी पोस्टिंग जो है वो पोस्टिंग कहीं पर भी की जाती है, पोस्टिंग आपकी रिमोट लोकेशन पर भी की जाती है। क्योंकि आरबीआई के बैंकिंग लाइसेंस की गाइडलाइंस के हिसाब से जो न्यू पॉलिसी मैंडेट होती है उसमें बैंक को एक्सपांड करना, उसकी ब्रांचेस को निकालना और रिमोट रूरल एरियाज़ में उनकी ब्रांचेस को निकालना, ये सबसे बड़ा टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का। और ऐसे टाइम में आपकी पोस्टिंग जो है वो रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भी हो सकती है और वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये सारे कॉन्स होते हैं आपकी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन कॉन्स को आपकी स्किल्स के साथ और आपकी विल पावर के साथ आप ओवरकम कर सकते हैं। और कॉन्स को अगर देखा जाए तो उसके बेनिफिट्स से ज़्यादा कॉन्स बहुत कम है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, और हर ग्रेजुएट या फिर हर स्टूडेंट को एक बार बैंकिंग सेक्टर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक एश्योर्ड है, स्टेटस वाला जॉब है और रिलैक्स्ड जॉब है। जैसे कि इसमें टारगेट अचीव कर लो और टारगेट अचीव करके अपने अपने फैमिली को भी टाइम दो और अपनी अपनी अच्छी खासी सैलरी को भी मेंटेन करो, अच्छी सेविंग्स भी बनाओ और अपनी ज़िंदगी बना सकते हो आप। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में आपका क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिसकी मैं आंसर दे दूँगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप बताना ना भूलें। और आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में और किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप आपके कमेंट्स छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिन्हें ये पता नहीं है कि वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को अप्लाई करने के लिए सिर्फ कॉमर्स नहीं तो किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो हर कोई बैंकिंग सेक्टर में अपने लक को आजमा सकता है और अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं फिर से आपके सामने आऊँगी एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए कीप इन ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।